ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन की है। गेट पर लगे इन झंडों को जरा गौर से देखिए। ये झंडे खालिस्तानी हैं, जिसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। विधानसभा के बाहर मुख्य गेट और चार दीवारी पर खालिस्तानी झंडे बंधे हुए हैं। इन झंडों पर खालिस्तान लिखा हुआ था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसे फौरन उतार दिया। पुलिस ने बताया कि यहां के स्थानीय लोगों ने अगले सुबह विधानसभा के मेन गेट पर काले झंडे लगने की सूचना दी थी। इस वीडियो में विधानसभा भवन के बाहर मेन गेट पर खालिस्तानी झंडे नजर आ रहे हैं। ये झंडे किसने लगाए हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सबसे अहम बात तो ये है कि 26 अप्रैल को जारी एक खुफिया अलर्ट में कहा गया था कि ऐसी घटना हो सकती है। अलर्ट में दावा भी किया गया था कि सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि शिमला में भिंडरावाला और खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। अलर्ट मिलने के बाद भी अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर गेट पर झंडे लगाए गए तो ये कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक है। बहरहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर जारी घमासान अभी शांत होता नहीं दिख रहा। बग्गा को लेकर जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तनातनी बढ़ती जा रही है, वहीं इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आधी रात को उनकी सुनवाई कर उन्हें राहत दे दी है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अगली सुनवाई तक तजिंदर पाल सिंह बग्गा के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। इस आदेश पर पंजाब के एजी ने अदालत को आश्वस्त किया है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पंजाब के एडवोकेट जनरल की ओर से रखी गई इस बात पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई को रखी, जब मुख्य मामले की भी सुनवाई की जानी है। बग्गा के मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी जुबानी घमासान नजर आ रहा है। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, तो वहीं पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बग्गा के वकील देर रात ही हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जहां मामले की सुनवाई भी हुई और बग्गा को फौरी राहत भी मिल गई। हालांकि मंगलवार यानी 10 मई को सुबह 11 बजे तक कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। लेकिन इस बीच दोनों दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। पंजाब की मान सरकार में मंत्री हरजोत बैंस की ओर से इस बीच एक तीखी टिप्पणी आई है। बैंस ने कहा कि अगर तजिंदर बग्गा जैसे लोगों ने फिर कभी पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश की तो फिर दिल्ली तो क्या, ऐसे लोगों को काबुल से भी उठवा लिया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब की मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और उसे गिरफ्तार कर 23 मई तक कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पंजाब पुलिस ने बताया था कि आरोपी बग्गा के खिलाफ दर्ज मामले में उसे 5 बार नोटिस भेजा गया था और जांच में सहयोग करने की अपील भी की गई थी, लेकिन बग्गा ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और न ही जांच में शामिल हुआ। वहीं जब पंजाब पुलिस की टीम बग्गा के आवास पर पहुंची थी तो बग्गा और उसके साथियों पर कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप भी लगाए।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी डीडीआर तक दर्ज नहीं की गई, जबकि इसके बाद बग्गा को लेकर जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास रोक दिया गया और आरोपी बग्गा को जबरन दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बग्गा के वकील की ओर से भी जो दलील पेश की गई, उसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष की मंशा उन्हें गिरफ्तार करने और अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करना है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। शनिवार को एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में 2014 और आज के रेट का औसत निकाला है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि 2014 में कांग्रेस की सरकार में 410 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जबकि सरकार 827 रुपए सब्सिडी देती थी। अब 2022 में बीजेपी सरकार 999 रुपए का सिलेंडर दे रही है, जिसमें सब्सिडी 0 है। राहुल ने लिखा कि तब के 2 सिलेंडर के दाम में आज 1 सिलेंडर मिल रहा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि केवल कांग्रेस ही है जिसने गरीबों और मिडिल क्लास के लिए काम किया है। यही हमारे अर्थशास्त्र का मूल है। बीते दिनों राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के शासन की याद दिलाई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास जरूरतमंद परिवारों का समर्थन है और हम हमेशा इन परिवारों की मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट में महंगाई मुक्त भारत को हैशटैग किया था। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। बता दें कि रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में शनिवार को 50 रुपए का इजाफा किया गया था। बढ़ते दामों के बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिलेंडर को माला पहनाया और अगरबत्ती दिखाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा था कि विदेशी दौरे से वापस आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। मोदी जी ने कभी बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर कहा था कि सब्सिडी को सिलेंडर करिए। अब लगता है कि सिलेंडर को ही सरेंडर करना होगा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इस तूफान को आसानी नाम दिया गया है। ये इस साल प्री मानसून सीजन में बनने वाला पहला समुद्री तूफान है। कम दबाव के क्षेत्र के चलते इस वक्त अंडमान में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन अब इस तूफान के चलते बारिश की गतिविधियां देश के कई इलाकों में बढ़ जाएंगी। आईएमडी के मुताबिक आसानी चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया कि आसानी चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 970 किलोमीटर और ओडिशा के पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में 1020 किलोमीटर की दूरी पर है। आईएमडी ने आशंका जताई है कि ये 10 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 10 मई की शाम को इसका रास्ता बदल जाएगा, यानी विशाखापत्तनम के पास आकर ये तूफान उत्तर पूर्व की दिशा में घूम जाएगा। ये तट के समानांतर आगे बढ़ेगा। Meanwhile, the low pressure has been converted to a depression, and currently it is located almost 1300 km southeast of Puri, moving in a northwesterly direction. By 10th, it will be a cyclone, and then it is expected that the cyclone will recurve towards northeast while it is in the sea, and it will move parallel to the Odisha coast. So as per the estimation of IMD as well as that of JTWC, we don't expect it to make a landfall in South Odisha coast or in North Andhra Pradesh. Possibly it will move parallel to the Odisha coast, but at what distance it is still not clear. But preliminary estimation suggests that the impact of the cyclone in terms of wind will not be much in the Odisha coast. And regarding rainfall, on 10th we are expecting rainfall in 3 districts, Gajapati, Ganjam and Puri. And on 11th we are expecting rainfall in Ganjam, Khordha, Puri
Cuttack and Jagatsinghpur districts. राहत की बात यह है कि ये तूफान भारत के तट पर सीधे लैंडफॉल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हवा की रफ्तार बनी रहेगी। 8 मई की शाम हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन 9 मई को तूफान की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यानी अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। 12 मई को हवा की रफ्तार बंगाल के तटीय इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तटीय ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके बाद 10 मई को इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 11-12 मई को उत्तर बंगाल, बिहार और झारखंड के इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसने चिंता बढ़ा रखी है। पिछले कई दिनों से रोजाना कोरोना के मामले 3000 के पार पहुंच रहे हैं। मामले जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, इससे साफ है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज यानी कि रविवार को आए मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई है। आज के ताजा मामले कल के मुकाबले 9% कम है। कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे में 3451 नए मिले हैं। कल 3805 नए मामले मिले थे। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3079 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। एक्टिव केस अब देश में 20,635 हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक देश में कुल 4,25,57,495 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में 40 मरीजों की जान गई है। इससे एक दिन पहले जबकि मौतों की ये संख्या 22 थी। कोरोना से देश में अब तक कुल 5,24,064 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन के कुल 190,20,07,487 डोज लोगों को दी जा चुकी है। तो वहीं बीते दिन 17,39,403 डोज लोगों को दी गई है। वहीं दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,407 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,955 हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर केजरीवाल सरकार ने भी चिंता जाहिर की है और दिल्ली वासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में कोरोना वायरस के कारण कुल 40 लोगों की मौत हुई है और जिसमें से अकेले केरल में ही करीब 35 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों ने केरल में टेंशन बढ़ा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।